मध्य प्रदेश की राजनीति की ये वो बदली तस्वीर है जिसके स्क्रिप्ट लंबे वक्त से लिखी जा रही थी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो हुआ ये माना जा रहा है कि इसके साथ ही बढ़ गई हैं कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस से खफा सिंधिया ने न सिर्फ बीजेपी का दामन थामा बल्कि कमलनाथ सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सिंधिया बोले, कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं, प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार बढ़ा। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। सिंधिया की बातों में न केवल कांग्रेस सरकार पर आरोप दिखे बल्कि कांग्रेस में रहते उनकी अनदेखी का दर्द भी छलका। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिंधिया के बीजेपी के पाले में आते ही सारे शिकवे भुला अब शिवराज सिंह शिवराज और महाराज को एक बताते नजर आए। वहीं बाकी भाजपा नेताओं ने भी सिंधिया का स्वागत किया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। अब महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। समय का कालचक्र घूमता रहता है। 35-40 साल बाद आज संपूर्ण परिवार भाजपा में है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। हम मिलेंगे और गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की सेवा में सामूहिक रूप से तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे। उनका एक बार फिर स्वागत है। सिंधिया के फैसले के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल दिखा तो वहीं एक के बाद एक ट्वीट भी सामने आए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, राजमाता साहब हमारे बीच होती तो आपके फैसले पर गर्व करती। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के साथ साथ भाजपा के मध्य प्रदेश के नेताओं को भी बधाई दी। लेकिन इस सब के बीच अब भी जो है वो प्रदेश की सियासत का घमासान है जो अभी भी जारी है। सरकार के मंत्री भले ही किसी भी तरह के संकट से इंकार करें, सुरक्षित है, ऑल इज वेल, सब लोग साथ में। सरकार फ्लोर टेस्ट पे मंत्रियों के साथ फ्लोर टेस्ट पास करेगी। फ्लोर टेस्ट में पास होंगे, बिल्कुल पास, मत आंकड़े में पास पहुंचेंगे। अरे 100% सरकार बहुमत में। लेकिन दूसरी ओर सिंधिया समर्थक वीडियो जारी कर सिंधिया के साथ होने की बात दोहरा रहे हैं। गौर हो कि 18 साल तक कांग्रेस की छत्र छाया में रहने वाले सिंधिया को कांग्रेस पहले जैसी नहीं लगती। वहीं बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर सिंधिया को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन उथल पुथल के बीच सवाल ये कि प्रदेश में किस कमल की सरकार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहे रंग दे बसंती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सरकार पर संकट खड़ा करने वाले सिंधिया का अब अगला कदम क्या होगा? विपक्ष के मंसूबों पर बात करने वाले दिग्विजय नहीं जान सके पार्टी का अंतर्द्वंद। कांग्रेस के वजूद पर सिंधिया के सवाल खड़े करने के क्या मायने? विधायकों की बगावत के बाद क्या अब भी सरकार बचा पाएंगे कमलनाथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
कमल से 100 गुनी मादकता अधिकाय, और एक आए बोराय नर और एक पाए बोराय। कमलनाथ जब सत्ता में आए तो कांग्रेस के लोगों के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ, लेकिन ये संचार ज्यादा दिनों तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अंतर्द्वंद सामने आ जाता है। कभी उमंग श्रृंगार उसकी श्रृंगार और सज्जा बिगाड़ देते हैं, तो कभी कोई विधायक, कभी कोई नेता, कभी कोई नेता। और सबसे बड़ी बात कि जिनके हाथ में चुनाव अभियान की कमान थी, जिन्होंने उस समय लक्ष्य भेदे प्रत्यंचा खींची, और अब वो बोले कि प्रत्यंचा भी खींची हमने, रखा धनुष पर बाण नहीं, अपनी रक्षा करने का बोलो किसको अधिकार। सवाल आत्मसम्मान का था, सवाल वजूद का था, सवाल चुनौतियों का था, सवाल वचन का था। लेकिन इन सब की बातें नहीं हुई, प्रवचन होते रहे। और कई बार जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए हो जाती है, तो इस प्रकार की राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, जन्म लेती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बड़ा और अप्रत्याशित निर्णय लिया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक कुशल वक्ता हैं, आकर्षक और सुदर्शन व्यक्तित्व हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और क्षमतावान हैं, और कई बड़े पदों पर कांग्रेस में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, तमाम ऐसे लोग जिनके नाम पते भी बगल वाले नहीं जानते होंगे, सोशल मीडिया पर एंटी सोशल हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो गंभीरता दिखाई, शायद इस वजह से वो दिग्विजय हैं, उन्होंने बधाई दी, लेकिन बाकी लोगों ने क्या कुछ नहीं कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अगर मैं दल बदलने वालों की बात करूं तो चाहे अर्जुन सिंह जी हों, शीला दीक्षित हों, एमएल फोतेदार हों, नारायण दत्त तिवारी हों, ये सब अलग हो गए थे, उमा भारती जी हों, ममता बनर्जी हों, मुकुल राय हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, उदित राज हों, रामविलास पासवान हों, रीता बहुगुणा जोशी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने दल बदले। तो दल बदले क्यों? क्योंकि दिल बदले। दिल में दर्द क्यों हुआ? इसी दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, मैं तो केवल ज्योति था, ज्वाला बनाया आपने। ये ज्वाला क्यों भभकी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी। ये कुछ दिनों से मौन थे और बोलने के पहले ऐसे बोले कि सारे तटबंध तोड़ दिए हैं। कृष्णा घाटगे जी सिंधिया जी के समर्थक हैं, युवा ऊर्जावान नेतृत्व हैं। एक अभी बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम उनके संयोजन में यहाँ हुआ था भोपाल में। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, क्या ऐसा हुआ कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग ने? ये आज की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व में भी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ इस कांग्रेस पार्टी ने जो दुराचार अत्याचार किया था, उन्होंने वो सहन किया था। परंतु समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। आज की दृष्टि से लाखों युवा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपना नेता मानता है, मध्य प्रदेश का भविष्य मानता है, उनकी हजारों समस्याएं जब सरकार बनने के बाद सामने आई, जिनको लेकर उन्होंने अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से इस सरकार से गुहार लगाई, परंतु कहीं ना कहीं हताशा हासिल हुई। 2018 के बाद से ही कहने को तो उनके पक्ष में मंत्री बनाए गए, परंतु
अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यह फैसला जो है ये कार्यकर्ता का फैसला है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का फैसला है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फैसला नहीं है आज पार्टी बदलने का। मैं उनके साथ हूं। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने आज उनके पक्ष में इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से, ऐसी पार्टी से जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभालने की कोशिश नहीं की। चाहते तो आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्योति ज्वाला बन गई है और फूलों में एक फूल समाया तो एक माला बन गई है। और कई और लोगों के लिए तो ये घटना पाठशाला बन गई है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, और तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। उन्होंने कहा हम सड़क पर जाएंगे, उन्होंने कहा उतर जाने दो, हम टूट जाएंगे टूट जाने दो, हम बिखर जाएंगे बिखर जाने दो। लेकिन कई बार कुछ लोग जो टूट के बिखरते हैं वो यूं ही निखरते हैं। आपने हाथों हाथ उठा लिया, आप बिल्कुल काक चेष्टा वको ध्यानम वाली मुद्रा में रहते हैं। जैसे ही मुद्दे की चीज आई, काम की चीज आई, हाल चुन लिया है। हालांकि अंतरकलह की बातें सामने आ रही हैं। सुमित जी, नवीन जी, यह एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है और बहुत सामान्य भी है। मैं दोनों बातों को कैसे कहना चाहता हूं। एक तो ये आप देखिए कि एक समय एक झंडे के नीचे पूरा देश था और धीरे धीरे वो झंडे का रंग और ढंग जैसे बदलता गया, वैसे वैसे लोग उसे छोड़ते गए और वैसे वैसे एक नए नवीन राजनीतिक दल जो 2 सीटों पर था, आज पूरे देश में 350 की संख्या के साथ दूसरी बार सरकार बना करके आपके समक्ष है। तो ये व्यापक परिवर्तन देश की जनता का जैसे जैसे भाव बदल रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के भी अंतःकरण में ये बात सामने आ रही है कि एक दल है जो उसी दल में परिवर्तित हो चुका है जिस दल ने देश का बंटवारा किया था। मैं मुस्लिम लीग शब्द को कोड नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे होंगे। और उसके कारण तुष्टीकरण के एजेंडे में कौन फिट बैठता है? सिंधिया जी फिट नहीं बैठ रहे थे। कौन फिट बैठ रहा था? दिग्विजय सिंह जी। इसलिए जनाधार ना होते हुए भी कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह जी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और दिग्विजय सिंह जी की व्यक्तिगत उनके पीछे जो दुराभाव था उसको सरकार ने सिंधिया जी और उनके समर्थकों के ऊपर थोपा और ये पूरा धीरे धीरे ये जो ज्वालामुखी की बनने की आप जो बात कर रहे हैं, मुझे जो लगता है एक सामान्य राजनीतिक विद्यार्थी के नाते वो उस तरह से हुआ है। सिंधिया जी संघर्ष वाले नेता थे। उन्होंने सरकार बनाने के लिए, सरकार को, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी का ही फेस पर चुनाव लड़ा गया था। पूरा नारे कैंपेन कहें या नारा कहें, सिंधिया जी ही समक्ष थे। लेकिन किस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने, अब मैं ये कहूंगा अगर कमलनाथ जी की दृष्टि से कि वो मिस्टर बंटाढार जी के पास आशीर्वाद की मुद्रा में रहे तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे जैसे हो जाओ, मेरा तो हो ही गया, तुम्हारा भी हो गया। तो वो एक बुंदेलखंड की कहावत भी है, हालांकि उसे आज कोड नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा, संरक्षण मांगा, तो उन्होंने उन्हें अपने जैसा बनाने का काम कर दिया। कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे। अगर वो समझते कि कौन जनाधार वाला व्यक्ति है और कौन किसके पास क्या है तो शायद ऐसे परिणाम नहीं आते। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का सम्मान किया, विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया। आज कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में जो प्रदेश की स्थिति कर दिया। अब इसमें क्या है, पूरी चर्चा विगत कई दिनों से क्या हो गई है और हमेशा मैंने तो पूरे इस 1.25 साल के कार्यकाल को इस तरह से देखा है कि मुद्दों पर सरकार ने कभी भी विषय को आने ही नहीं दिया। कोई ना कोई घटना, कभी ना कोई मंत्री, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिससे उन मुद्दों पर, उन विषयों पर बात नहीं हो पाई जिस मुद्दों के आधार पर सरकार ने जनता से वोट मांगे थे। योगी राज जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगी राज जी, आप क्या मानते हैं कि ये एक वो व्यक्ति जो जिसने चुनाव अभियान की कमान संभाली, जिसने साल भर या ये कहा कि जब तक कांग्रेस नहीं आ जाएगी तब तक माला नहीं पहनूंगा और नहीं पहनी, सूत की माला का प्रचलन उन्होंने दिया, और जब सरकार आई तो चारों तरफ सहेजने के चक्कर में खुद की सीट भी चली गई उनकी, और बावजूद इसके उनकी नाराजगी, उनकी जो भावनाएं हैं उनको कांग्रेस शायद समझ नहीं पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत हल्के में ले लिया। ये नहीं समझ में आया कि ज्योतिरादित्य, एक तो ज्योति होती है कि जो बाती जले तेल भी जलता, दीपक तो आधार पात्र है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका तेल खत्म, बाती खत्म और कहानी खत्म। ये ज्योतिरादित्य थे, माने वो ज्योति जिसका आधार सूरज हो, जिसका आधार आदित्य हो, जो अपने
वजूद को अपने संघर्षों से चमकाता हो, सिर्फ राजमहल की छाप नहीं थी, पैरासूट लैंडर नेता नहीं थे। तो नहीं समझ पाई शायद कांग्रेस, और ये भी नहीं समझ पाई कि इतने समर्थक ज्योतिरादित्य जी के साथ बिना अपना अस्तित्व की परवाह किए कि कल क्या होगा। मतलब एक मंत्री तो ये कह रही हैं कि वो कुएं में कहेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे। इस प्रकार का जो है, मतलब इस प्रकार के ब्लाइंड फॉलोअर तो अभी तक राजनीति में सामने आए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। असल में है क्या नवीन जी, ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि उनके साथ लगातार अन्याय हुआ, और ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और इसी का परिणाम रहा है कि ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस जीत के आई। लेकिन कांग्रेस में आजकल क्या पता क्या हो गया है, आप ये देखो कि जब राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बार बार एक ही शब्द कहे थे कि हम आपको नया नेतृत्व देंगे, ऊर्जावान नेतृत्व देंगे, क्षमतावान नेतृत्व देंगे, जो 18-18, 22-22 घंटे काम कर सके। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ये कहा था, राजस्थान में भी ये कहा था। लेकिन जब सत्ता आई तो मध्य प्रदेश में भी 70 पार के नेता को बिठा दिया और राजस्थान में भी यही हाल हुआ। तो आप युवाओं की लगातार उपेक्षा करो। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का इससे फायदा हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत संभावनाशील नेता खो दिया। आप ये देखो, उसकी प्रतिक्रिया का इस बात से अंदाज लगा सकते हो। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आप वो ऐसे नेता थे जो कभी भी मेरे साथ मेरे घर आके मिल सकते थे। तो उनके इतने तगड़े संबंध थे, लेकिन आज जब वो एकदम चलेगा तो राहुल गांधी को एकदम उनकी याद आ रही कि वो मिल सकते थे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ज्योतिरादित्य ने अपनी बात कभी जाके आला कमान को नहीं बताई हो। वो लगातार फीडबैक उनको दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है, ये लगातार बात अपनी आला कमान के समक्ष रख रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिक्कत क्या हुई कि मध्य प्रदेश में तो उनकी लगातार उपेक्षा हो ही रही थी, लेकिन जो आला कमान से उम्मीद कर रहे थे वो भी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे स्थिति में आदमी अगर जाए तो जाएगा। जब इतना बड़ा निर्णय कोई लेता है तो कोई इतनी आसानी से निर्णय नहीं ले लेता। बड़ा भारी मन से उन्होंने और बड़ा विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। जब देखा कि दोनों तरफ से मेरी कोई स्थिति बन नहीं रही, आला कमान उतना ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आला कमान की स्थिति ये हो गई है कि उनके पास लोगों को टाइम देने के लिए समय नहीं बचा, लोगों से मिलने के लिए। ले दे के दोनों आ जाते हैं, कभी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती है, कभी राहुल गांधी पद छोड़ देते हैं, कभी राहुल गांधी बन जाते हैं। कांग्रेस में जो एक संभावनाशील एक जो युवा पीढ़ी तैयार हुई थी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुरली देवड़ा, इस टाइप के जो नए नए जो लड़के आए थे एकदम से, उन सारे लोगों को कोई बहुत अच्छा मुकाम हासिल नहीं हुआ। जो राहुल गांधी ने मेहनत करके एक टीम बनाई थी, वो सब के सब उपेक्षा के शिकार है। तो सिंधिया को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि मेरे साथ उपेक्षा की जा रही है, मुझे वो मंच नहीं दिया जा रहा है, मेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया जा रहा। मतलब उनके साथ ये दिक्कत हो गई थी, उनके साथ तो हो ही रहा था। और उन्होंने जो मिनिस्टर्स अपने मध्य प्रदेश में बनाए थे, उनकी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। उनके पीछे लगातार ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी खड़े कर दिए गए थे कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसे थे कि वो मंत्रियों की बात ही नहीं सुनते थे। तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिनिस्टर के बीच एक अंतर्द्वंद की एक अलग कहानी, वो एक बात की बात है। लेकिन जानबूझ करके ऐसे सेक्रेटरीज दिए गए उनके मंत्रियों को, वो बार बार कहते रहे कि इनको बदल दो, उनको बदल दो, तो उनके मंत्रियों की सुनी नहीं गई। तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे समर्थकों की उपेक्षा हो रही है। तो अंत में फिर उन्होंने ये निर्णय आखिर ले ही लिया कि मुझे पाला बदल लेना चाहिए। कृष्णा जी, अब आपको क्या लगता है कि सिंधिया जी ने जो ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, जहां व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए अपने 18-20 साल के करियर को और पिता की एक लंबी विरासत को ठुकरा के आगे बढ़ सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका सदैव एक ही उद्देश्य रहा है, जनसेवा। अब जनसेवा उनको करनी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रह के करें या कांग्रेस में रहकर जो वो कर रहे थे। उनको लड़ाई लड़ना रहती है किसानों की, युवाओं की। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने बात के बड़े पक्के रहे हैं। उन्होंने अपनी महाराज सभी से भी अपने आप को निकालने का बड़ा प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों में, जैसा कि आपने कहा कि वो सूत की माला की जैसे वो ट्रेंड लेके आए थे, एक चीज़ और जो बहुत कम दर्शकों को मालूम होगा कि सिंधिया जी ने विगत 15 वर्ष 2 कुर्तों में अपना पूरा कार्यकाल निकाल दिया। जब भी वो मध्य प्रदेश आते थे, हरे कलर का, एक हल्के हरे कलर का और एक नीले कलर का कुर्ता वो पहना करते थे। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें बहुत सारे कई जगह से फट चुका था, उसको सिला था उनने, वो उनके पिताजी का कुर्ता हुआ करता। और दूसरी बात उनके अंदर ये थी कि जब वो केंद्रीय मंत्री रहे, वो लाल बत्ती का प्रयोग नहीं करते थे। तीसरी उनके अंदर एक खूबसूरती थी कि चाहे जितनी भी गर्मी हो
या कैसा भी मौसम हो, उन्होंने कभी एसी का प्रयोग नहीं किया। वो इन चीज़ों से बचाव करते रहे। तो उनका एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनका काम करने का तरीका वही रहेगा जैसा कांग्रेस में था। वो एक जनसेवक के रूप में पहले भी थे, जनसेवक के रूप में काम करते रहेंगे। बीच में उन्होंने अपने आप के आगे जनसेवक भी लिखना प्रारंभ कर दिया था और महाराज की छवि से हमेशा बचते रहे। अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है क्योंकि आप लोगों को बुला तो लेते हो। अतिथि देवो भव देश की भी संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी भी संस्कृति है, लेकिन फिर फिल्म आप शुरू कर देते हो, अतिथि कब जाओगे? नवीन जी, सिंधिया परिवार दोनों ही दलों में है, था आज तक, और आप दोनों दलों में देख लीजिए किसका कहां सम्मान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रातः जो अपना दिनचर्या प्रारंभ करता है वो कार्यालय पर स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के चित्र पर माल्यार्पण करके, और किस दल ने उस परिवार को क्या दिया या क्या वर्चस्व रहा, ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्पष्ट है। हमने मुख्यमंत्री के पद पर उसी परिवार से आदरणीय वसुंधरा जी बार बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। यशोधरा जी का राजनीतिक कद आपसे छिपा नहीं है। और अब महाराज साहब आए हैं, सिंधिया जी का आगमन पार्टी में हुआ है, तो पार्टी ने पूरे अंतःकरण से उनको स्वीकार किया है। कल उनका भव्य स्वागत सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, एयरपोर्ट से उनकी अगवानी करेंगे, भव्य उनका स्वागत करेंगे। फिर वो परसों सुबह प्रातः फिर आएंगे, उनके साथ विधानसभा सारे नेतागण हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जाएगा, उनका नामांकन कराएगा और महाराज साहब मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करेंगे, केंद्र में बैठेंगे और राज्यसभा सांसद के रूप में अब देश की सेवा के लिए वो आगे हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ही वो एक लंबे समय तक देश में अपनी भूमिका का अब निर्वहन करेंगे। ठीक जगह पर ठीक व्यक्ति का आगमन हुआ है और मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये बहुत अच्छा उनका निर्णय है कि उन्होंने अपनी विचार, क्योंकि वहां पर उन्हें उनकी पार्टी जो इस पार्टी का एजेंडा तुष्टीकरण था वो भी उनके साफ गोई से अचरज में होती थी और उनका भी अंतर्द्वंद रहता होगा कि इस मुद्दे पर मैं मुखर नहीं हो पा रहा हूं। अब सिंधिया जी के जो मन में था वो उसे वो अभिव्यक्त कर पाएंगे और कार्यकर्ता जो जैसे सिंधिया जी को चाहते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता उन्हें जितना स्नेह करती है, जैसा चुनाव के परिणामों में दिखा है। अगर कमलनाथ जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया होता तो परिणाम बहुत विपरीत होते, लेकिन सिंधिया जी की छवि पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, सिंधिया जी के संकल्प और उनके पराक्रम पर चुनाव पूरा लड़ा गया, इसी कारण से परिणाम आया। और भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं तो निश्चित रूप से हमारा जनाधार, हमारा विश्वास जनता के प्रति, जनता के मन में और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता सदैव सिंधिया जी के प्रति बहुत आदर का भाव रखेंगे। जी योगी राज जी, दो सवाल हैं, दो मेरी जिज्ञासा हैं। मैं तो थोड़ा अनुभवहीन व्यक्ति हूं तो निश्चित रूप से उनको शांत करना चाहूँगा। प्रदेश की जनता की भी जिज्ञासाएं यही होंगी क्योंकि मैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो एक जिज्ञासा तो ये है कि सिंधिया जैसे व्यक्तित्व को सहेजने संवारने की ज़रूरत है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कर पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है अतिथियों के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम नहीं है। दूसरा, क्या सिंधिया जी का जो एक नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समीकरण हैं, चाहे ग्वालियर चंबल के हों, मालवा के हों, उनमें समायोजित हो पाएगा? क्योंकि उनकी अपनी एक स्वीकारता है, उनका अपना एक ग्लैमर है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराज का जलवा है। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, घर का नहीं कहेगा कि हम कुएं में कूद जाएंगे उनके कहने से, घर का नहीं कहेगा। औरों की तो मैं नहीं जानता, मेरे घर के तो नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल तय है। आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सही बात है। असल में क्या है, देखो नवीन जी, अब जो समीकरण बने वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये देखोगे ज्योतिरादित्य जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे उस इलाके में बीजेपी के कद्दावर नेता कहीं हैं। जी। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा वहीं से आते हैं, जयवान सिंह पवैया वहीं से आते हैं, प्रभात झा वहीं से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खपना एक बड़ा, वो वहाँ तो फैक्ट्री है बड़े नेताओं की, मतलब वहाँ कांग्रेस से भी बहुत बड़े बड़े आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें कुछ नेता तो ऐसे हैं जैसे जयवान सिंह पवैया, प्रभात झा, ये तो कोस मतलब उनको पानी पी के और उनके खिलाफ बातें किया करते थे, ज्योतिरादित्य के खिलाफ। तो इसको एकदम से बैलेंस कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। और एक और बड़ी बात यह है कि सिंधिया तक तो ठीक है, अब आप जैसे उनको लेके आ रहे हैं, उनको 19-20 समर्थकों की आप बात कर रहे हो, मान लो उपचुनाव की स्थिति बनती है तो क्या उन सारे लोगों को बीजेपी टिकट दे पाएगी?
ये बड़ी बात है, ये करना बीजेपी को करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा कैसा उदाहरण कर्नाटक में हुआ था, लेकिन कर्नाटक में डिमांड की थी सीनियर लीडरों ने भी कि साहब हमारी उपेक्षा नहीं की जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी कुछ सीनियर लीडर अड़ जाएं और फिर आगे कहीं खेल गड़बड़ जाए। तो थोड़ी सी संभावना मुझे यही लगती है कि एडजस्ट करना, सिंधिया को तो एडजस्ट करना फिर भी आसान है, लेकिन उनके समर्थकों को, क्योंकि ये डेफिनेट है कि उन्होंने बीजेपी में आने के पहले अपने कुछ ना कुछ चर्चा वहाँ रखी होगी, अपनी कुछ ना कुछ बातें रखी होंगी जिसमें उन्होंने ना केवल अपनी बात की होगी बल्कि अपने समर्थकों की भी बात की होगी। तो अब वो समर्थक कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, ये थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ज्योतिरादित्य जी ने जब पार्टी का दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश लगभग यही था कि जितनी व्यथा थी, दर्द था, गूंगी जुबान था। मेरे तीरों ने ही मुझे घायल किया, मैं कुछ ऐसी कमान था, और अपनों ने किया घायल, अपनों ने दिया धोखा। इसमें शामिल मेरे साथी भी थे और आला कमान था। तो दर्द कहते कहाँ, उनको मरहम मिला, अब मरहम की जगह मरहम गए, ये वाला वाकया ना आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर यह प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा होगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लोगों के प्रिय हैं, उनके लिए लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम तो उनके सेवक हैं, लोग उनके लिए ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम तो कुएं में गिर जाएंगे। और युवा नेतृत्व अगर ये कह रहा है कि नहीं, वो जो जहाँ जाएंगे, जो तेरी राह है वो मेरी राह है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब ये राजनीतिक परिदृश्य, ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या कुछ नए मोड़ लाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।